हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो एसिड जनरल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो एसिड हम खट्टे से कहीं ना कहीं खट्टी चीज़ों से, सावर चीज़ों से एसोसिएट कर लेते हैं। सावर, ठीक है, खट्टी चीज़ें। और वहीं पे अगर बेस की बात करें तो कहीं ना कहीं कड़वी चीज़ों से बातचीत यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। और सॉल्ट तो आपको पता ही है, सॉल्ट नमकीन चीज़ से आप एसोसिएट कर सकते हो। पर एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या क्या हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बीच में, उसको आज हम अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो टेस्ट की अगर बात करें तो एसिड का कंसीडर किया जाता है, सावर टेस्ट मिलेगा आपको, खट्टा सा मिलेगा। जबकि बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, कड़वा टेस्ट मिलेगा। जो एसिड्स होते हैं दे आर कोरोसिव। कोरोसिव मतलब आपकी बॉडी के ऊपर अगर गलती से भी गिर जाए तो स्किन जो है वो पूरी की पूरी बर्न कर सकती है, जल सकती है। जबकि बेसिस को अगर आप टच करोगे तो आपको स्लिपरी से लगेंगे, जैसे साबुन से नहीं लगता, ऐसे अगर फर्श पे गिरा है कोई, चल जाए उसके ऊपर तो ज़ोर से गिरेगा। तो जो बेसिस होते हैं अगर उनको आप टच भी करोगे तो आपको वो स्लिपरी से फील होंगे। वहीं पे अगर लिटमस पेपर की बात करें, अब एक लिटमस पेपर आएगा। लिटमस पेपर हम जनरली दो कलर्स के यूज़ करेंगे, एक होंगे हमारे रेड कलर के और दूसरे जो लिटमस पेपर होंगे वो रहेंगे ब्लू कलर के। तो जो रेड कलर का लिटमस होता है और ब्लू कलर का लिटमस होता है, इनको हम ऑब्टेन करते हैं पर्पल कलर का ओरिजिनली जो लिटमस होता है। पर वो डिफरेंट चीज़ है। पर जो एसिड होता है ना, ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है। मान लो ये लिटमस किस कलर का है, ब्लू कलर का, और ये मेरे पास इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। HCl कंसीडर कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मैं ये ब्लू वाली को, स्ट्रिप को यहाँ पे डिप करूँगी तो वो किस कलर का हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। और जैसे ही वो रेड कलर का टर्न होगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या था, जो सैंपल था वो क्या है, एसिड पड़ा हुआ है। वैसे अगर बेसिस की बात करें तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है। अब देखो होगा क्या, इसमें आपको याद रखना है BRB, जो बेस होगा वो रेड कलर के लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो BRB से इसको आप याद रख सकते हो, B फॉर बेस, R फॉर रेड और B फॉर ब्लू कलर। हुआ क्या, जो अगर ब्लू, जो आपके पास कंटेनर है दोबारा से, इसके अंदर अगर आपके पास क्या पड़ा है, बेस पड़ा है ना, तो आप रेड कलर का अगर इसमें लिटमस रखते हो तो वो कैसा कलर देगा आपको, ब्लू कलर देगा। तो BRB से आप इसको याद रखोगे। एंड अगर पीएच की बात करें, पीएच होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो एक लंबी सी स्केल होती है अपने पास जिस पे 0 से लेके 14 तक काउंटिंग करी होती है। 1 आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। 7 जो होता है वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। इसमें वाटर एग्जाम्पल आ जाता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, इसमें क्या आ गया, हमारे पास वाटर आ जाता है। वहीं पे ये जो 0 से लेके 7 तक वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, ये सारे क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास एसिड। और 7 से लेके 14 तक जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी वो सब क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे पास बेस। तो अब अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको देखना हो तो मैंने बोला 0 से लेके 7 तक क्या आएगा, आपके पास एसिड आएंगे। पर स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे और वीक कौन से होंगे, तो जिनकी वैल्यू कम होगी, जैसे मान लो किसी एसिड की 1 है, 2 है, तो इनको ना स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। तो जैसे जैसे नंबर डिक्रीज करता है एसिडिटी इंक्रीज करती है। वहीं पे जो 6 और 5 होंगे उनको वीक एसिड बोल दिया जाता है। फिर हमने बेस की जब बात करी तो बेस के लिए क्या बोला हमने कि 7 से लेके 14 तक काउंटिंग आ जाएगी। तो 7 आ गया, 8 आ गया, 9, 10, 11, 12। इसके ऊपर अगर मुझे अरेंज करना है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, तो नंबर जब इंक्रीज करेगा तो बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। यानी कि जिस बेस की 13 वैल्यू होगी या 14 वैल्यू होंगी वो कैसे होंगे, वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। वहीं पे 7 के पास है तो मतलब एसिडिक नेचर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे बेसिक नेचर डिक्रीज कर जाता है। तो जितना नंबर कम उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी, उतनी ही कम क्या होगा, बेसिक नेचर रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि जो एसिड्स होते हैं जब आप वाटर के अंदर उसको डिज़ोल्व करोगे, मान लो ये एसिड लिया हमने और इसके किसके अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है, इसको वाटर के अंदर, तो ये निकालते हैं हाइड्रोजन आयन। वहीं पे अगर बेस को आप डिज़ोल्व करोगे ना वाटर के साथ तो ये निकालता है हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन। इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल देखोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। पेट के अंदर जब डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट किया था तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि HCl हमारे स्टमक के अंदर भी होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है हमारे पेट के अंदर, तभी तो इतनी सारी मेम्ब्रेन्स लगी हुई थी स्टमक की। उसके बाद हाइड्रोब्रोमिक एसिड आ जाएगा, हाइड्रो आयोडिक एसिड आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ योर स्ट्रॉन्ग एसिड।
वहीं पे ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे इनकी पीएच कहीं ना कहीं कम रहेगी, मतलब 1 2 3 इसके आसपास रहेगी। जब वीक एसिड की बात करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी, 4 5 6 इसके आसपास रहेगी, तो उनको वीक एसिड कंसीडर कर दिया जाता है। जैसे सिरके में क्या होता है आपका, एसिटिक एसिड होता है ना, तो सिरके में इस एसिटिक एसिड आ गया, विनेगर जिसको आप बोलते हो, कार्बोनिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोसियानिक एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। देयर आर सो मेनी एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड हमने यहाँ पे देखा। तो ये क्या शो करता है हमें कि जो एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। अगर डेली लाइफ की बात करें तो आपने एसिड बहुत सारे देखे होंगे। जैसे सिरके की अगर मैं बात करूँ तो सिरका यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, तो विनेगर में कौन सा एसिड रहता है, एसिटिक एसिड रहता है। वहीं पे लेमन की अगर बात करें तो लेमन के अंदर कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। टमाटो की बात करें अगर तो टमाटो के अंदर ऑक्सालिक एसिड है। एप्पल की बात करें तो मैलिक एसिड है। आंट यानी कि चींटियाँ जब काटती हैं तो जलन सी पड़ती है ना, तो वो एक एसिड रिलीज़ करती हैं जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। मिल्क की बात करें तो वो रहता है लैक्टिक एसिड। तो बहुत सारे एसिड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब याद कैसे रखने हैं, तो सिरके वाला तो याद रह ही जाएगा, विनेगर का तो याद रह ही जाएगा कि एसिटिक एसिड है। लेमन का भी आपको पता होता है, सिट्रस फ्रूट भी इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है जो इनको खटास प्रोवाइड करता है। टमाटो की अगर बात करें तो कैसे याद रखोगे, इसको याद रख लो 2 से, 2 टी फॉर टमाटो, ओ फॉर ऑक्सालिक एसिड, टी फॉर टमाटो और ओ फॉर ऑक्सालिक एसिड। एप्पल का याद रखना है तो एम ए से याद रख लो, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो एम फॉर मैलिक एसिड, एम क्या आ जाएगा, मैलिक एसिड आ जाएगा, और ए क्या आ जाएगा अपने पास, एप्पल आ जाता है। उसके बाद फॉर्मिक अफ, ये एक ट्रेंड चला था, पता नहीं क्या ही था ये अफ करके, तो ए फॉर आंट आ जाएगी, चींटी आ गई, और एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मिक एसिड आ जाएगा। मिल्क की अगर बात करें तो एल ए से याद रख लो, ठीक है, एल ए लॉस एंजलस, एल फॉर लैक्टिक एसिड, और ए सॉरी एल एम आना था यहाँ पे, लैक्टिक, लैम कर लो इसको, लैक्टिक एसिड, और किस में है तो मिल्क के अंदर है। तो ये एसिड आपने डेली लाइफ में देखे होते हैं, इस वजह से इनका पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड कहाँ पे आपको प्रेजेंट मिलेगा। अब क्लासिफिकेशन कर दी गई एसिड्स की डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, कैसे कैसे वो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो कौन से सोर्स से हमें एसिड मिल रहा है, क्या वो लिविंग सोर्स से मिल रहा है, क्या वो नॉन लिविंग सोर्स से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है। उस सोर्स के बेसिस पे हमारे पास 2 होते हैं। एक आ जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड, कहीं ना कहीं इसमें आपको कार्बन का क्वांटिटी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट देखने को मिल ही जाते हैं। जो डोमिनेटिंग रहेगा वो तो कार्बन ही रहेगा। इनऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब है, जैसे आपने कौन कौन से पढ़े, HCl पढ़ा, तो वो क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है ना, कार्बन तो है ही नहीं उसमें। और कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक कब होती है, जब उसके अंदर कार्बन होता है, कार्बन होना ही चाहिए, तभी उसको ऑर्गेनिक बोलेंगे। पर वहीं पे अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 वगैरह लिखूं तो इसके अंदर कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इनको इनऑर्गेनिक वाली कैटेगरी में कंसीडर कर दिया जाता है। अब ये ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ से मिलते हैं, ये प्लांट से मिल जाएंगे, एनिमल से मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो ये हमें ज़मीन से मिल जाएंगे, अर्थ के कॉन्टिनेंट से मिल जाएंगे, ठीक है, क्रस्ट पे, ज़्यादा डीप बात करें तो क्रस्ट पे मिल जाएंगे। तो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं इनऑर्गेनिक वाले एसिड नेचर में। जैसे HCl का एग्जांपल ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल ले लो, H2SO4। H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड्स भी बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एट्सेट्रा। नाउ स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी एसिड को क्लासीफाई किया जा सकता है। स्ट्रेंथ का मतलब है, स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन होगी किसी भी एसिड की, वो एसिड वाटर के अंदर कितना डिजॉल्व हो पा रहा है। अब 2 एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ पे, एक ना इथेनोइक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOH, और एक ले लेते हैं HCl का। जब HCl और वाटर मिक्सड होते हैं ना आपस में, ये है HCl और ये है वाटर, जब ये दोनों मिक्सड होते हैं ना आपस में, तो सारे के सारे जो हाइड्रोजन क्लोराइड थे, हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर, वो वाटर के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। वहीं पे अगर बात करें ऊपर वाले, ये इथेनोइक एसिड जो कि एक वीक एसिड है अपने पास, तो इसकी बात करूं तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं करते यहाँ पे वाटर के अंदर, पर कुछ एक जो होंगे वो बॉन्ड बना लेंगे। कौन से बनाते हैं, तो ये कॉर्नर वाले बनाते हैं। बाकी CH3 के जो हाइड्रोजन लगे हुए थे ना, ये C के साथ ही रह जाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करते। तो इसके बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे कि कोई भी एसिड वाटर के अंदर कितना डिजोल्व कर पा रहा है,
उसके बेसिस पे हम दो तरह की कैटेगरीज ले लेते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा रहता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब पूरा का पूरा डिजोल्व कर जाएगा वाटर के अंदर, जो भी हाइड्रोजन एटम्स होंगे उसके वो पूरे के पूरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं वाटर के साथ। पर वहीं पे वीक एसिड जैसे इथेनोइक एसिड मैंने आपको दिखाया CH3COOH, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो करेगा, पर ये जो CH3 है ना ये नहीं कर पाता। CH3 वैसा का वैसा ही रहता है, तो सारे हाइड्रोजन पार्टिसिपेशन नहीं करते। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो मॉलिक्यूल होते हैं जो पूरी की तरह वाटर के अंदर पूरी के पूरी तरह से डिसॉल्व कर जाते हैं, जबकि वीक एसिड्स की अगर बात करें तो सारे डिसॉल्व नहीं कर पाते, पार्शियली डिसोसिएट करते हैं। जो pH होती है स्ट्रॉन्ग एसिड की वो लो होती है, ऑब्वियसली 0, 1, 2 के आसपास होगी, लो वैल्यू रहेगी, राइट। वहीं पे अगर वीक एसिड की बात करूँ तो लगभग 3, 4, 5, 6 ये सब किस में आ जाएंगे, वीक एसिड की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये सब रहता है इसमें। ये देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स की लिस्ट है जिनकी जो pH होगी वो कम रहेगी, क्योंकि pH हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ी, 0 to 7, 7 के बाद तो कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, एल्केलिन वाला या फिर बेसिक वाला कैरेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जितना नंबर कम रहेगा उसकी जो एसिडिटी होगी वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि एसिडिक नेचर, ये तो न्यूट्रल पॉइंट आ गया ना, इस तरफ को तो न्यूट्रल होंगी चीज़ें। तो एसिड का नेचर अगर 0 पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग था तो आगे को वो वीक होता चलेगा, तो वैसे इसको याद रख सकते हो आप। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, हाइड्रोआयोडिक एसिड है, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ये सब कैसे हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि इनकी pH लो रहेगी, 0, 1, 2, 3, 3 भी हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है। 3 को हम वैसे वो ले लेते हैं सेंटर पॉइंट की, उसके आगे वाले सारे क्या आएंगे, जो नंबर ज़्यादा होगा 4, 5, 6 ये सारे वीक वाले एसिड होंगे, और जो उससे नीचे होंगे वो सारे कैसे होंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं। वैसे वीक एसिड्स की अगर बात करूँ तो ऑक्सालिक एसिड, याद करो 2 टमाटो के अंदर था ना ऑक्सालिक एसिड, तो इस तरह से याद रख सकते हो। एसिटिक एसिड आपने देखा, ये देखो इथेनोइक एसिड को ही बोलते हैं, इथेनोइक एसिड को ही एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो जो इथेनोइक एसिड होता है विनेगर में हम यूज़ कर रहे हैं इसको। ये देखो ये फॉर्मिक एसिड है, आगे HCOOH है, और इसके अलावा यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रस एसिड है, बेंजोइक एसिड है। तो देयर आर सो मेनी एसिड्स प्रेजेंट इन द नेचर, और कुछ हमने आर्टिफिशियली भी बनाए और उनका हमने देख लिया स्ट्रेंथ के बेसिस पे कहाँ से ऑब्टेन किया, तो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस मिल जाती हैं। इसके अलावा वाटर कंटेंट कितना है उसके अंदर, उसके बेसिस पे भी हम एसिड को डिवाइड कर सकते हैं। अगर मेरे पास एसिड की क्वांटिटी कम है प्लस जो उसमें वाटर है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मान लो एसिड सिर्फ 5% है और वाटर मेरे पास सिर्फ ज़्यादा है 95% है, तो इस टाइप के एसिड को हम बोलेंगे डाइल्यूट, मतलब पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे भी पानी का लेवल ज़्यादा रहेगा उस कंडीशन को हम बोल देते हैं डाइल्यूट। वहीं पे अगर मेरे पास एसिड की कॉन्सेंट्रेशन या तो 95% है या पूरी भी हो सकती है 100%, पर कंसीडर करते हैं फर्स्ट केस कि अगर मेरे पास एसिड की क्वांटिटी कितनी है 95% है और पानी बहुत ही कम है, मतलब 5% के आसपास, तो ये वाला जो एसिड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, तो ये सारी जो है ये हमने देख लिया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी या फिर प्योर फॉर्म भी हो सकता है, यानी कि 100% एसिड भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे आप उसके अंदर पानी मिक्स करते चलोगे तो वो क्या बनता चलेगा, वो डाइल्यूट होता चलेगा। और साथ में जब भी एसिड और वाटर को मिक्स कर रहे होते हैं ना तो हीट भी रिलीज़ हो रही होती है। अभी देखते हैं कि एसिड में वाटर डालना चाहिए या वाटर में एसिड डालना चाहिए। ठीक है, तो वो उसके भी रीज़न है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखो, यहाँ पे हम देखेंगे नीचे गलत लिखा हुआ है, इसको स्किप कर दो। पहली कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर, और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर डाल रहे हैं किसमें, एसिड के अंदर, वाटर टू एसिड। हमेशा एसिड डाला जाता है वाटर के अंदर। अल्फ़ाबेट्स में ए आता है ना पहले और डब्ल्यू तो बाद में जाके आता है, तो AW से याद रखोगे आप। क्यों डाला जाता है, क्योंकि हमने देखा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनके अंदर क्या टेंडेंसी होती है, हाइड्रोजन आयन बनाने की, और हाइड्रोजन आयन किसके साथ जुड़ेंगे जाके, वाटर के साथ। कैसी बॉन्डिंग बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो जब बहुत सारा एसिड एकदम से अगर हम बिकर के अंदर ले लेते हैं और ऊपर से पानी डालते हैं तो सारे ही सारे मॉलिक्यूल जो सारे के सारे हाइड्रोजन आयन थे ना एसिड के, वो ऊपर को स्प्लैश कर जाएंगे कि पानी आ गया, पानी आ गया, चलो जल्दी से, उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो रिएक्ट करने के लिए आप देखोगे कि जो रिएक्शन है वो बहुत ही वायलेंट होती है, जो इसमें इंजरी भी हो सकती है जो पर्सन उसके साथ काम कर रहा था एसिड के साथ। तो इसी वजह से एसिड हमेशा किसके अंदर डाला जाता है, वाटर के अंदर डाला जाता है। अब एसिड की एक बूंद नीचे गिरेगी
तो पहले उसके हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ बॉन्डिंग करेंगे, अगली बूंद नीचे गिरेगी तो अगले हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ बॉन्डिंग करेंगे। इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप, और साथ में शेकिंग करनी होती है इस बीकर की, ताकि जो हीट बन रही है वो न्यूट्रल होती चले, क्योंकि जब एसिड को आप पानी में डालते हो तो वहाँ पे हीट भी बनती रहती है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें हमने क्या देखा कि जो एसिड होता है वो हमेशा वाटर के अंदर ऐड किया जाता है। तो वाई डू वी ऐड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, क्योंकि अगर पानी डालेगा तो सारे के सारे हाइड्रोजन आयन ऊपर को उड़ेंगे पानी की तरफ को, कि एक ही दम से हम सारे क्या करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, और दिस रिएक्शन कैन बी वायलेंट, इंजरियस हो सकती है। अब क्लासिफिकेशन देखेंगे बेसिस की, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर as well as subscribe the channel. Till then, bye bye, take care, thank you, and have a nice day. Keep studying, keep watching.